नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में 5 अहम खबरों पर हम डालेंगे विस्तार से नजर। आज कौन कौन सी अहम खबर है जरा आपको बताते हैं। जिक्र करेंगे आज पहली अहम खबर का। बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग में एक नए मोड़ की। दरअसल रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़ आया है। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर हमला करके 41 बम वर्षक विमान तबाह कर दिए, जो इस युद्ध का अब तक सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक माना जा रहा है। यह हमला ठीक उस वक्त हुआ जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होने वाली है। क्या यह हमला रूस को बातचीत के लिए मजबूर करेगा या नाटो अब और सख्त कदम उठाएगा? आगे आपको इसकी पूरी खबर बताएंगे और जेलेंस्की की धमाकेदार चेतावनी से भी रूबरू कराएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। बात हाईटेक होंगे मदरसों की करेंगे। जब बात आती है शिक्षा की तो अक्सर हम सोचते हैं कि धर्म और विज्ञान अलग अलग राहें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोच को पूरी तरीके से बदलने का बीड़ा उठाया है। अब मदरसों में सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि कंप्यूटर, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसी आधुनिक पढ़ाई भी अनिवार्य होगी। ये बड़ा बदलाव करीब 15 लाख से ज्यादा छात्रों की जिंदगी में नई रोशनी लेकर आएगा। क्या ये कदम मदरसों की पुरानी छवि को पूरी तरीके से बदल देगा और कैसे ये शिक्षा का नया रूप मुस्लिम समुदाय के युवाओं के भविष्य को संवार सकता है? बस थोड़ा इंतजार कीजिए, हम विस्तार से आपको बताएंगे इस क्रांतिकारी कदम की पूरी कहानी। बने रहिएगा हमारे साथ। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र 500 के नोट के बंद होने का करेंगे। याद कीजिए 2016 की वो घड़ी जब अचानक 1000 और 500 रुपए के नोट बंद हो गए थे। पूरे देश में हड़कंप मच गया था। बैंक के बाहर लंबी कतारें, कैश की किल्लत ने हर किसी की नींद उड़ा दी थी। तब लगा था ये बदलाव सिर्फ बड़े नोटों तक ही सीमित रहेगा, लेकिन फिर आया 2000 रुपए का नया नोट जिसने लोगों की थोड़ी राहत दी। अब हाल ही में एक और बड़ी खबर आ रही है। क्या 500 रुपए का नोट भी बंद हो सकता है? और अगर हां तो क्यों? क्या यह सरकार का नया तरीका है भ्रष्टाचार और काले धन पर शिकंजा कसने का, या फिर डिजिटल इंडिया की ओर एक बड़ा कदम? आज हम आपको बताएंगे इस बदलाव की पूरी कहानी, जिसे जानना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र पानी पानी नॉर्थ ईस्ट का करेंगे। एक ऐसा रिकॉर्ड जो 132 सालों में बना था वो सिर्फ एक दिन में टूट गया। असम के सिलचर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि पूरा पूर्वोत्तर हिल गया। 34 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, हजारों बेघर हुए, सैकड़ों घरों को पानी का नुकसान हुआ। क्या ये बस मानसून की वजह से है या कुछ बड़ा बदलाव है? क्या जलवायु परिवर्तन ने हमारे सपने नई आपदा खड़ी कर दी है? राहत और मदद के लिए सेना, एयरफोर्स सक्रिय है, लेकिन ये संकट अब किस दिशा में जाएगा? पूरी खबर हम आपको बताएंगे। इस प्राकृतिक तबाही के पीछे की असली वजह और सरकार की क्या है तैयारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। पांचवी खबर 2 जून की रोटी का जिक्र करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा 2 जून की रोटी, लेकिन क्या कभी सोचा है इसका मतलब सिर्फ 2 वक्त का खाना भर नहीं है। ये कहावत छुपाए हुए दर्द और संघर्ष की कहानी है। जून की भीषण गर्मी में जब काम मिलना मुश्किल होता था, तब 2 वक्त की रोटी जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। ये सिर्फ मुहावरा नहीं बल्कि लाखों गरीबों की जिंदगी की दास्तां है। मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद जैसे महान साहित्यकारों ने भी इसे अपनी रचनाओं में बखूबी पेश किया है। आज के सोशल मीडिया की मस्ती और मीम्स के पीछे एक सच्चाई छुपी है, एक कड़वा सच जिसे समझना जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस कहावत के पीछे की पूरी कहानी, जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिंदगी की जल है। इन 5 अहम खबरों पर रहेगी विस्तार से नजर, और जाते जाते बात पते की आपको बताएंगे। तो जाहिर तौर पर जब हम पहली और अहम खबर का जिक्र करेंगे तो जिक्र हम करेंगे जेलेंस्की का, रूस का, पुतिन का। तो क्या रूस अब वाकई बातचीत की मेज पर आने को मजबूर होगा? क्या यूक्रेन की एक बड़ी सैन्य कार्रवाई ने शांति के दरवाजे खोल दिए हैं? और अगर नहीं तो क्या नाटो अब और सख्ती दिखाने जा रहा है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी वो बड़ी अपडेट जिसने इस युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। यूक्रेन ने रविवार को वो कर दिखाया जिसकी शायद रूस को उम्मीद नहीं थी। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर सीधा हमला करते हुए जमीन पर खड़े 41 रूसी बम वर्षक विमानों को तबाह कर दिया। जी हां, 41 बम वर्षक विमान।
जिसमें से कई रूस के रणनीतिक परमाणु हमलों में इस्तेमाल होते हैं। यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हवाई नुकसान माना जा रहा है। 2022 से लेकर अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब दोनों देशों के बीच एक बार फिर शांति वार्ता की कोशिश हो रही है। सोमवार को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के अधिकारी वार्ता की टेबल पर बैठने वाले हैं, लेकिन ठीक एक दिन पहले यूक्रेन ने यह कड़ा संदेश देकर साफ कर दिया है कि अब अगर शांति चाहिए तो रूस को कीमत चुकानी होगी। अब बात करते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। उन्होंने लिथुआनिया में नाटो नेताओं की बैठक में बड़ा बयान देते हुए कहा है, हम शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर रूस वार्ता को कमजोर करता है तो उस पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है, इस जंग को खत्म करना है तो रूस को सीजफायर, मानवीय मदद, कैदियों की रिहाई, अगवा किए गए बच्चों की वापसी जैसे बिंदुओं पर तुरंत सहमत होना होगा। अब सवाल उठता है, अगर रूस इन शर्तों को नहीं मानता है तो क्या होगा? तो ज़ेलेंस्की की मांग बहुत सीधी है। वो कहते हैं अब रूस पर 3 स्तर के प्रतिबंध और लगाए जाएं। रूस तेल और टैंकरों पर पूर्ण प्रतिबंध, तेल की कीमत तय करने की सीमा, रूसी बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर कड़ा आर्थिक शिकंजा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस पर सख्त प्रतिबंध का वादा किया था और अब समय आ गया है कि नाटो और अमेरिका मिलकर उस वादे को अमल में लाएं। बम वर्षकों की तबाही से रूस पूरी तरीके से हिल गया। दरअसल दुनिया एक बार फिर बड़ी लड़ाई की कगार पर है। आप सोच रहे होंगे क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, और अगर छिड़ता है तो कौन कौन किसके साथ होगा, कौन होगा दोस्त, कौन होगा दुश्मन। चलिए आज हम इस जटिल सवाल को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आज की दुनिया तनाव से भरी है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई कई सालों से चल रही है। साथ ही इजराइल हमास, भारत पाकिस्तान और चीन ताइवान जैसे बड़े क्षेत्र भी विवादों में उलझे हुए हैं। इस पृष्ठभूमि में तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा होना कोई आश्चर्य नहीं है। पहली और दूसरी विश्व युद्ध की तरह अब भी 2 बड़े गुट बन सकते हैं। एक तरफ अमेरिका, दूसरे के साथ उसके साथ जैसे यूरोप के कई देश, नाटो के सदस्य, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे न्यूट्रल रहकर शांति की भूमिका निभाने वाले देश हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया, ईरान और कुछ दूसरे देश रूस के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये गुट बिल्कुल स्पष्ट नहीं होंगे। कई देशों की नीतियां, भू राजनीतिक हित और आर्थिक मजबूरियां उन्हें अलग थलग दिशा में ले जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शायद सीधे लड़ाई में नहीं उतरेंगे, लेकिन शांति वार्ता में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन नाटो के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां और परमाणु युद्ध की धमकियां दुनिया को चेताती हैं कि संघर्ष किसी पल और तेज हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चेतावनी दी है कि यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं तब अधिक बढ़ जाती हैं जब दुनिया के बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी ताकतें जमा लेते हैं। लेकिन याद रखिए, इतिहास ने सिखाया है युद्ध का अंत आमतौर पर तब होता है जब बातचीत, समझौता और कूटनीतिक रास्ता निकलता है। तो आखिर कैसे रुकेगा तीसरा विश्व युद्ध? सबसे पहले प्रारंभिक वार्ता और शांति प्रयास जरूरी है। इसके बाद नेगोशिएशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें सभी पक्ष अपनी शर्तें रखते हैं। आखिर में अगर सब सहमत होते हैं तो शांति स्थापित होती है। इस समय पूरी दुनिया उस तनाव से उभरने का रास्ता तलाश रही है। हम सबको उम्मीद है कि समझदारी, संयम और कूटनीति ही एक वैश्विक संकट का हल निकाले। लेकिन अगर लड़ाई छिड़ती है तो ये सिर्फ 2 या 3 देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये एक वैश्विक संकट बन जाएगा जिसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। इसलिए जानना और समझना जरूरी है कौन किसके साथ है। ये जटिल रिश्ते कैसे विश्व की सेहत को प्रभावित करते हैं। हम आपकी नजरें इसी पर बनाए रखेंगे और हर नई जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो कौन कौन से देश किसके साथ हो सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा देते हैं, तो जरा समझिएगा। तो आपको हम बताते चले। तो अभी कहां हो रहा है युद्ध? रूस यूक्रेन युद्ध जैसे हालात यहां पर बने, अभी कहां कहां हो रहे हैं युद्ध, ये समझिए जरा।
अफगानिस्तान पाकिस्तान सीधे तो युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहां पर भी। इसके अलावा अगर जिक्र करें ईरान इजराइल जैसे युद्ध, यहां पर युद्ध जैसे हालात बने हैं ईरान और इजराइल में। इसके अलावा और जिक्र करें कहां कहां युद्ध जैसे हालात हैं, अफ्रीका के कई हिस्सों में गृह युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा अगर जिक्र करें माली, बुर्किना फासो, हेती, नाइजर जैसे देश चरमपंथी हिंसा के जाल में ये भी फंसे हुए हैं। अब पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था समझिए। साल 1914-18 में हुए पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां आमने सामने थीं। इसके अलावा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, इटली, अमेरिका, जापान थे जो मित्र राष्ट्र थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे जो केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे। इनमें 2 करोड़ लोगों की मौत भी हुई थी। पहले विश्व युद्ध का अगर जिक्र करें 2 करोड़ लोगों की तकरीबन मौत हुई थी इसमें। इसके अलावा दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, दूसरे विश्व युद्ध में करीब 8 करोड़ लोगों की जान गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में ये युद्ध मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र के बीच में था। मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र के बीच में दूसरा विश्व युद्ध था। इसके अलावा अगर जिक्र करें तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन थे। ये मित्र राष्ट्र में थे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। इसके अलावा जब धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल थे। दूसरे विश्व युद्ध का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा अगर जिक्र करें तीसरे विश्व युद्ध का, रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त यूक्रेन में नाटो देशों के दखल बेहद खफा है। नाटो देशों के दखल से पुतिन ने पहले कहा है कि नाटो का हस्तक्षेप सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। ये स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की हो सकती है। मई 2024 में दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु युद्ध की चेतावनी भी दी थी। दिमित्री ने मई 2024 में अगर रूस इस हमले को नाटो की चुनौती मानता है तो जाहिर तौर पर पुतिन अनकहा, अनदेखा और अनचाहा भी कर सकते हैं। पुतिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यही कारण है कि उनके जहन में क्या है। इस आशंका को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यहां बड़े रणनीतिकार भी ये कह चुके हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, जो संघर्ष इस वक्त चल रहा है। कैसे रुकता है युद्ध? वैसे तो इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन युद्ध कैसे रुक सकता है? लड़ाई के बाद कई चरण आते हैं। जब एक युद्ध होता है तो उसके बाद कई चरण आते हैं। रुकता कैसे है वो समझाते हैं आपको। कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कई ऐसे चरण आते हैं जैसे प्रिलिमिनरी टॉक। पहले जब लड़ाई होगी उसके बाद एक टॉक होती है, बातचीत होती है। ये आमतौर पर देशों के लीडर या पीस कीपिंग संस्थाएं करती हैं, या फिर दोनों देशों के लीडर करते हैं, या फिर कुछ लोग आते हैं इसमें लड़ रहे लोग साथ में बैठकर बातचीत करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ लिखा पढ़ी होती है और फिर शांति स्थापित हो जाती है। जब हम सोचते हैं कि धर्म और विज्ञान 2 अलग अलग राहें हैं, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस सोच को पूरी तरीके से बदलने की ठानी। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, यही अब हमारी नई शिक्षा की पहचान होगा। सोचिए, जहां मदरसों में सिर्फ धार्मिक तालीम होती थी, वहीं अब गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी भी अनिवार्य विषय होंगे। एक ऐसा बड़ा कदम जो 15 लाख से ज्यादा छात्रों की जिंदगी बदल सकता है। योगी सरकार ने मदरसों को आधुनिक बनाने में बड़ा फैसला लिया है। अब यहाँ सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जा सकेगी। इसका मकसद है मदरसा शिक्षा एक नया चेहरा सामने आए, जहां बच्चे दोहरी शिक्षा से लैस हो। एक तरफ धार्मिक ज्ञान हो तो दूसरी तरफ आधुनिक और तकनीकी का ज्ञान भी हो। मदरसों को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से जोड़कर ये शिक्षा सभी स्तरों पर समृद्ध और सशक्त होगी। यानी बच्चे न केवल कुरान को समझेंगे बल्कि कंप्यूटर की भाषा भी जानेंगे। इससे न केवल उनके करियर के नए रास्ते खुलेंगे बल्कि समाज में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की बात सच होने जा रही है। मुस्लिम समुदाय के युवाओं के हाथ में होगा एक तरफ कुरान तो दूसरी तरफ कंप्यूटर। इसका मतलब साफ है कि दीन की तालीम से कोई समझौता नहीं होगा, पर बच्चों को आधुनिक दुनिया के साथ भी कदम मिलाना होगा। 15 लाख से ज्यादा छात्र इस बदलाव में सीधे लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश में 6513 एफिलिएटेड मदरसों में से ये नई शिक्षा प्रणाली लागू होगी।
एक टीम बनाई गई है जो आने वाले दिनों में इस पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देगी। ये बदलाव न केवल शिक्षा का विस्तार करेगा बल्कि पिछड़े मुस्लिम समुदाय, खासकर पसमानदा छात्रों के लिए भी एक बड़ा अवसर होगा। आज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। कुरान का तात्पर्य यह है कि दीनी तालीम, हमारे इस्लामिक स्टडीज, और कंप्यूटर का मतलब है आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। तो उस सोच को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले दिन से 2017 से लेकर अब तक लगातार योगी सरकार ने उसी दिशा में ईमानदारी से काम किया है। बेशक हमारे जो मदरसे हैं उसमें पढ़ने वाला बच्चा वो दीन इस्लाम की तालीम हासिल करे, ये बहुत जरूरी है। इस्लामिक स्टडीज, दीन इस्लाम की तालीम हासिल करना हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा वो मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को भी लर्न करे, उनको पढ़े, ताकि अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़े। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने की कि मदरसों में कौन पढ़ने जाता है। मदरसों में जो गरीब तबके का मुस्लिम बच्चा है, जो पिछड़ा समाज है, जो पासमानदा समाज है, उसके बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं। और यकीनी तौर पे उन बच्चों को जो पिछड़े पासमानदा हैं उनको ये अधिकार है कि वो अच्छी शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिले, ताकि वो अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़े। हम अगर विकसित भारत 2047 का संकल्प हम लेते हैं, देश को दुनिया के पटल पे, दुनिया विश्व के मानचित्र पे आगे बढ़ाने की अगर बात करते हैं, तो यकीनी तौर पे मुस्लिम समाज के नौजवानों को बिना एजुकेट किए, बिना उनको एम्प्लॉयमेंट से जुड़े ये सपना पूरा नहीं हो सकता। ये बात हमारी मोदी और योगी सरकार बखूबी जानती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में दीन इस्लाम की तालीम के साथ साथ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि दीनी तालीम में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ मदरसों में हम मैथ, साइंस, कंप्यूटर को भी पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश को कंपलसरी करेंगे, जनरल स्टडीज को कंपलसरी करेंगे, स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज को कंपलसरी करेंगे। हम मदरसों में साइंस लैब और कंप्यूटर लैब डेवलप करेंगे। आपको याद होगा जब अचानक सरकार ने 2016 में 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए थे, तो कैसे हर तरफ चर्चा छिड़ गई थी। बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें हो गई थी, कैश की किल्लत थी, लोगों के दिमागों में सवाल उठने लगे कि क्या अब कैश खत्म हो जाएगा। उस वक्त तो सभी को लगा था कि ये नोटबंदी सिर्फ 1000 और 500 के नोटों के लिए है और बड़े नोटों की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन जब 2000 रुपए का नया नोट मार्केट में आया तो लोगों को लगा कि बड़ी रकम अब भी हाथ में रहेगी, थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन अब एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है कि आरबीआई 500 रुपए के नोट को भी बंद करने की योजना बना रही है। जी हाँ, वो 500 का नोट जो हर दिन हमारे हाथों में कई बार आता होगा, वो भी जल्द बंद हो सकता है। और इस बार नोटबंदी नहीं बल्कि एक स्मार्ट तरीके से धीरे धीरे 500 रुपए के नोट को मार्केट से हटाने का प्लान है। इसके पीछे जो कारण है वो भी जानना बेहद जरूरी है। पहला तो ब्लैक मनी को खत्म करने का प्रयास। आपने देखा होगा जब हम कभी बड़ी आयकर छापेमारी होती है तो हजारों लाखों रुपए के नोटों के बंडल 500 रुपए के होते हैं। इस नोट को बंद करके भ्रष्टाचार और काला धन रोकना सरकार की पहली प्राथमिकता है। दूसरा कारण, छोटे नोटों को बढ़ावा देना। आरबीआई अब 100 और 200 रुपए के नोट ज्यादा छापने वाला है ताकि मार्केट में नकदी की कमी ना हो और नकदी का सही संतुलन बना रहे। तीसरा सबसे बड़ा कारण है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। जब बड़े नोट कम होंगे तो लोगों के लिए डिजिटल लेन देन को अपनाना जरूरी होगा, जिससे ट्रांजैक्शन पारदर्शी होंगे और टैक्स चोरी कम होगी। तो साफ है 500 रुपए का नोट भी बंद हो सकता है, लेकिन एकदम से नहीं बल्कि मार्च 2026 तक धीरे धीरे इस बदलाव को लागू किया जा सकता है। इसलिए तैयार रहे, क्योंकि आने वाले समय में नोटबंदी जैसी स्थिति नहीं बल्कि एक समझदारी भरा और व्यवस्थित बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा बल्कि हमारी डिजिटल इंडिया की दिशा को भी और मजबूती देगा। ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि आने वाले वर्ष में वो 500 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दे। जिस प्रकार से 2000 रुपए का नोट सिस्टमेटिकली सिस्टम से बाहर किया गया, वैसा ही 500 रुपए को भी बाहर किया जा सकता है। और उससे पहले वो 100 और 200 रुपए की सफिशिएंट जो करेंसी है वो मार्केट में अपलोड करना चाहता है।
रिजर्व बैंक और सरकार की इसके पीछे सोच जो दूसरी है वो ये है कि 500 रुपए का जो नोट आज चलन में है उसमें से बहुत बड़ा जो नोट है वो डंप है ब्लैक मनी के रूप में। आए दिन हम देखते हैं कि जहां भी सीबीआई की ईडी की रेड होती है करोड़ों रुपए के 500 रुपए के नोट जो है वो वहां डंप मिलते हैं। तो ऐसा पैसा जो कि डंप है ब्लैक मनी के रूप में, इकोनॉमी में उसका कोई योगदान नहीं। रिजर्व बैंक सरकार का सोच है कि उस पैसे को सिस्टम में लाया जाए और उस ब्लैक मनी को रोका जाए। सोचिए 132 सालों का एक रिकॉर्ड टूट गया है और वो भी एक ही दिन में। असम के सिलचर में सिर्फ 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि पिछले 132 साल के बारिश के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ये कोई आम बारिश नहीं बल्कि एक ऐसा सैलाब है जिसने पूर्वोत्तर को पूरी तरीके से हिला दिया। पिछले कुछ दिनों में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा दी। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 34 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग बेसहारा हुए हैं। कई इलाके आज भी पूरी तरीके से बंद हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी अचानक और भारी बारिश क्यों? क्या ये सिर्फ मानसून की आम मर्जी है या कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है? असल में पूर्वोत्तर की जलवायु में अब भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले यहां मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहता था, अब बारिश का पैटर्न ही बदल गया है। अब कम समय में ही इतनी तेज और भारी बारिश होती है कि नदियां, झरने और तालाब ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं। ये सब सिर्फ मौसम का खेल नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की मार है। जंगलों की कटाई, अवैध खनन, पर्यावरणीय नीतियों की उपेक्षा यहाँ की प्राकृतिक सुरक्षा को कमजोर कर रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट कहती है पिछले 20 सालों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के दिन बढ़े हैं, जो इस क्षेत्र की नाजुक पर्यावरण संरचना के लिए बेहद खतरनाक है। 2023-24 की भारी बारिश की घटनाएं इसका जीता जागता उदाहरण है और अब 2025 में भी सिलसिला जारी है। जून के पहले दिन ही सिलचर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो चुकी है। इस भारी बारिश की वजह से बाढ़, हजारों लोग बेघर हुए, सैकड़ों गांव पानी में डूब गए, कई इलाकों की सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा और भूस्खलन की वजह से पर्यटक भी फंसे हुए। ताज़ा रिपोर्ट से पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे भारी बारिश दर्ज हुई है, जहां 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए सेना, असम राइफल्स, एयरफोर्स को राहत कार्यों में लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। तो सवाल यही है, क्या पूर्वोत्तर में ये बाढ़ और बारिश की ये तबाही असामान्य है या हमें जलवायु परिवर्तन के भयावह प्रभाव की चेतावनी दे रहा है? जवाब साफ है, ये एक चेतावनी है। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए आज ही कदम उठाने होंगे, नहीं तो इस तरह की तबाही बढ़ती जाएगी। याद रखिए, प्रकृति की ये ताकत हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे समझें और बचाव के लिए काम करें।
महिला जवानों ने मोर्चा भी संभाला है। असम राइफल्स का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी रहा है। और इसके अलावा आपको बताते चले, ये तस्वीरें दरअसल अलग अलग देखने को मिली हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये समझने की ज़रूरत है। महिला जवानों ने मोर्चा संभाला, असम राइफल्स का रेस्क्यू अभियान। महिला जवान जो हैं वो मोर्चा संभालती हुई यहाँ पर नजर आई। जो असम राइफल्स है उसने रेस्क्यू अभियान के जरिए कई महिलाओं को, कई लोगों को यहाँ से सेफली जो जगहें हैं वहाँ पर पहुँचाया है। ये तस्वीरें अपने आप में दर्शा रही हैं। भले ही तबाही का मंजर देखने को मिल रहा हो, बाढ़, बारिश बेतहाशा पूर्वोत्तर के राज्यों में दिख रही है, नॉर्थ ईस्ट में नजर आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें भी अपने आप में दर्शा रही हैं। हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को रेस्क्यू बाकायदा किया गया। रेस्क्यू टीम्स लगातार जारी रही। हालांकि सिलचर में भयानक तस्वीर देखने को मिली। तेज लहरों में एक गाड़ी भी बह गई। तो ये भी एक अहम तस्वीर देखने को मिली, जहां पर बीच पुल में जिंदगी फंस गई। ये आप देख सकते हैं कि कैसे तेज बहाव नजर आ रहा है और पानी के तेज बहाव के बीच में एक पुल में एक शख्स खड़ा हुआ, जिंदगी और मौत के बीच में। हेलीकॉप्टर से भी बाकायदा रेस्क्यू किया गया, क्योंकि जीवन तो बचाना ही है। आपने अक्सर सुना होगा कहावत, 2 जून की रोटी। लगता है जैसे ये सिर्फ 2 वक्त के खाने की बात हो, या फिर ये तारीख 2 जून से जुड़ी हो। लेकिन क्या सच में इसका मतलब इतना ही है, या इसके पीछे कहीं गहरा अर्थ छुपा है जो हमें समाज की एक सच्चाई से रूबरू कराता है? चलिए इस खास मुहावरे की कहानी जानें, जो सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि संघर्ष और जिंदगानी की मिसाल है। दरअसल 2 जून की रोटी एक अवधी भाषा का मुहावरा है, जिसका मतलब होता है 2 वक्त का खाना जुटाना। ये किसी खास तारीख की बात नहीं, बल्कि उस जद्दोजहद की बात है जो 2 वक्त का खाना मिलना भी नसीब वालों को मिलता है। खासकर उत्तर भारत में जून के महीने की भीषण गर्मी में, जब काम कम होता था और 2 वक्त का खाना जुटाना एक बड़ी चुनौती होता था। यही वजह है कि यह कहावत बुजुर्गों से लेकर साहित्यकारों तक ने अपनी रचनाओं में जगह दे दी। मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद ने भी इस दर्द को अपनी कहानी में पिरोया। आज के दौर में यह कहावत सोशल मीडिया पर 2 जून की रोटी के नाम से खूब वायरल होती है, जहां लोग मजाक मजाक में इसे मीम्स के जरिए भी शेयर करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि हमारी सामाजिक हकीकत का एक आईना है। 2 जून की रोटी यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलें जिनसे हर गरीब परिवार गुजरता है। तो अगली बार जब आप ये कहावत सुने या सोशल मीडिया पर देखें तो समझिएगा कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी की सच्चाई है। किस्मत वालों को ही नसीब होती है 2 जून की रोटी। ये कहावत हमें उनकी जद्दोजहद की कहानी सुनाती है, जो हर दिन 2 वक्त का खाना जुटाने में लगते हैं। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। दरअसल आज की बात पते की है कि अगर रास्ता थकाने लगे तो समझिए आप सही दिशा में हैं। अगर रास्ता थकाने लगे तो समझिए आप सही दिशा में हैं, क्योंकि आसान रास्ते मंजिलों तक नहीं ले जाते। जो आसान रास्ते होते हैं वो मंजिलों तक आपको नहीं ले जाते। जहां कठिनाई है वही आपको मंजिलों तक ले जाता है। तो बात पते की दरअसल सीधी है कि अगर रास्ता आपको थकाने लगे तो समझिए आप सही राह पर हैं, सही दिशा में, क्योंकि आसान रास्ते मंजिलों तक नहीं ले जाते। इस बात पते के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।